हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या आर्गेंड थ्योरी के बाद का सीन क्या कि पहले कौन आया था। पहले इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी पहले ये देख लेते हैं हमने पढ़ा क्या क्या था। कॉम्प्लेक्स नंबर आया था जिसका नाम जेड था, उसने एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में नंबर दिया था। इसने इस कॉम्प्लेक्स नंबर अपने नंबर के बारे में बताया कि मैं कैसे आया हूँ, ठीक है। उसके बाद आया आर्गेंड आया था। आर्गेंड इसका फ्रेंड था, उसने क्या बोला, मैं तुम्हारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर सकता हूँ, एज ए पॉइंट के फॉर्म में शो कर सकता हूँ। अगर पॉइंट आ गया तो पूरी कोऑर्डिनेट लिमिट भी आ गई। क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद की कहानी हमें देखनी है आर्गेंड के बाद की। तो अब सभी बच्चों के डाउट दिमाग में डाउट होगा कि सर पिछले वाले आपने वीडियोस में क्या किया कि आपने आर्गेंड से क्वेश्चन तो वो अपने कॉन्सेप्ट तो बताया लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं बताए। तो अब बच्चों के दिमाग में डाउट क्या रहता है कि सर हमें सारी वेराइटियाँ नहीं देखनी है, हमें उतना पढ़ना है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हमें किस तरह से कुछ मतलब एक कॉन्सेप्ट कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है ना। तो जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए मैंने सुपरविजन जंक्शन चैनल बनाया हुआ है, ठीक है ना। सुपरविजन जंक्शन चैनल क्या है, बेसिक क्वेश्चन बेस्ड और पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट एंड बेसिक क्वेश्चंस के लिए मैंने क्या बनाया, सुपरविजन जंक्शन। अच्छा, अब बच्चों के दिमाग में आता है सर कि एक्स्ट्रा वेराइटीज, जो सारी वेराइटी ऐसी वेराइटीज जो एक चैप्टर को पूरी कंप्लीट कर ले, मतलब कि एक चैप्टर में कितने कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी हैं उनमें, हमारे भी इंस्टीट्यूट है, इसमें सभी में ये सारे लोग ढूंढ के कहाँ से क्वेश्चन लाते हैं कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। ये सारे वेराइटीज के क्वेश्चन अगर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मैं ढूंढ के लाके आपको सॉल्व करवा के बता दूं कि हाँ इस चैप्टर में इतनी वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी नई वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा मैं उसमें डाल दूंगा। क्लियर है। तो इसके लिए आपको क्या होगा कि आपको 10 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आप सिर्फ 10 किताबें नहीं पढ़ो, आप सिर्फ ये करो कि आप सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कोटा कानपुर जंक्शन। इसमें क्या होगा, अच्छा हम किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते क्यों हैं, ठीक है ना, या मेरे इंस्टीट्यूट में भी क्यों जाते हैं लोग, क्यों, सारे कॉन्सेप्ट कवर करने के लिए कि हमें यहाँ पर सारे इस चैप्टर से रिलेटेड सारे मेरी मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा, फिजिक्स का सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, केमिस्ट्री का सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा, अब सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद जो भी कंप्लीट वेराइटीज होती हैं, सिलेक्शंस कब होता है, जब, अच्छा ये बताइए कि खाने में तो बहुत सारी चीज़ें लोग खाते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब तक आपने कोई नया चीज़ टेस्ट नहीं किया तो आप उसके बारे में बता नहीं पाओगे, ठीक है ना। आपने सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी 4 ही चीज़ें खाई हैं तो आप सिर्फ ये मानोगे कि पूरी दुनिया में खाना सिर्फ यही होता है। तो ये जो पूरी दुनिया में खाना सिर्फ यही होता है, ये आता है बोर्ड में, ठीक है ना। कि बोर्ड में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल इस तरीके से सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, वो न्यूमेरिकल ज़्यादा वेराइटीज कवर नहीं करते, ज़्यादा घुमाते नहीं है क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो हम सुपरविजन जंक्शन चैनल में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सारी वेराइटीज कंप्लीट कर लेंगे, जितना IIT एडवांस लेवल तक में आता है सारी वेराइटीज कवर कर लेंगे इसमें, ठीक है। और अब बात आती है कि अब वेराइटीज की सारी वेराइटीज कैसे रूट करेंगे। तो सारी वेराइटीज अगर मैं इसमें इस चैनल में कंप्लीट करने के लिए आ जाऊंगा, ठीक है ना, कि मैं इसी में कंप्लीट कर दूं, इसी में चैप्टर भी पढ़ा दूं, कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दूं, उसके न्यूमेरिकल भी पढ़ा दूं सारे, तो ये सारी चीजें, तो ये बहुत सारे वीडियो लंबा पड़ जाएगा चैप्टर का, इससे बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने दूसरा एक चैनल बना दिया, क्या, कोटा कानपुर जंक्शन। कोटा कानपुर जंक्शन क्यों, कि यहाँ पे हमें अब ये बताइए कि हम कोटा या कानपुर में कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन क्यों करते हैं। सिंपल, क्योंकि हमें वहाँ पे पता है कि हमें कॉन्सेप्ट चाहिए, हमें नए कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने सुपरविजन जंक्शन बना दिया। सुपरविजन जंक्शन में मैं ढूंढ के कहीं से भी कॉन्सेप्ट लाऊं, लेकिन आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट अवेलेबल करा दूंगा। क्लियर। पहला आपका जो दिक्कत आती थी आपको वो क्लियर हो गई। अच्छा, ऑल टाइप्स ऑफ वेराइटीज रिलेटेड टू टॉपिक, तो जितनी एक टॉपिक एक चैप्टर में कितनी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना। एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो सारे क्वेश्चंस अगर मैं ढूंढ के हमारी टीम पूरी अगर मेहनत करके अगर सारी क्वेश्चंस की वैरायटी अगर एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करा दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट टाइम पे, एग्जाम के लास्ट टाइम पे सिर्फ आप उस वीडियोस को देख लीजिए, कोटा कानपुर जंक्शन की वीडियोस को देख लीजिए कि अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या कौन सी वैरायटीज आ सकती हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप का आ सकता है, जो आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करना होता है, ठीक है ना। उस टाइम की मैं भूल ना जाऊँ, तो वो आपके लिए क्या होगी कि पॉकेट डायरी हो गई, क्या, कि आप अपने मोबाइल में सीधे कोई नोट्स नहीं रखने, सिर्फ आप क्या करना है, सिर्फ आप चैनल खोलिए और चैनल में सारे टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस वैरायटीज देख लीजिए। क्लियर, आपके दिमाग में एक सरप्राइज हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का सोल्यूशन के लिए मैंने क्या बनाया, एक कोटा कानपुर जंक्शन के नाम पे मैंने एक चैनल बना दिया। इसमें क्या होगा, सारी टॉपिक से रिलेटेड सारी वैरायटीज मैं कंप्लीट करूंगा, जो थ्योरी में यहाँ पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ाऊंगा, और उसमें
पूरी थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो इंपॉर्टेंट वेराइटीज होंगी पूरे चैप्टर में रिलेटेड, वो सारे चैप्टर की वेराइटीज मैं कोटा कानपुर जंक्शन में जाऊंगा, वहां पर बनाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप यहाँ सुपरविजन जंक्शन रहिए, ठीक है। और अगर आपको एक्स्ट्रा वेराइटी, एक्स्ट्रा स्पेशल क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए आप कोटा कानपुर जंक्शन आइए, ठीक है। चलिए, मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बोला था कि मैं एक चैनल बनाऊंगा, उसमें मैं आपके लिए न्यूमेरिकल का पोर्शन रखूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा न्यूमेरिकल, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, तो आप इसको सिर्फ अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं कि सिर्फ ये चैनल सिर्फ हम कॉन्सेप्ट के लिए है, कि आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है। चलिए, तो हाँ, हम कोटा में जाते थे किसके लिए, या कानपुर में जाते हैं किस चीज के लिए जाते हैं, आईआईटी कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, कहीं भी ज्वाइन करते हैं, तो किस लिए जाते हैं, कॉन्सेप्ट के लिए और सारी वेराइटीज के लिए, ठीक है ना, और प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस हो सके। जब आपको सारी वेराइटीज आएंगी तो बुक्स तो बहुत सारी हैं आपके, स्टडी मटेरियल तो आप कहीं से भी ले सकते हो ना, स्टडी मटेरियल ले सकते हो, और जो भी डाउट आता है आप कमेंट करो ना, आप अपना क्वेश्चन कमेंट करो, ठीक है ना। उस कॉन्सेप्ट, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं वीडियो बनाता रहूंगा उसमें कोटा कानपुर जंक्शन में, ठीक है ना। तो आपका सारा डाउट, सारा जो तरीके, जो दिमाग में चलता था कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये प्रॉब्लम आ सकती है, उस सारे का सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे। अब आपको सिर्फ करना क्या है, चुपचाप बैठ के पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। इस पे फोकस नहीं करना है कि यार मैं इस कोचिंग जाऊंगा या उस कोचिंग जाऊंगा, इस कोचिंग में कोई टीचर अच्छा पढ़ाता है, इस कोचिंग में टीचर कोई बेकार पढ़ाता है, या कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाता है, कोई अच्छे कॉन्सेप्ट देता है, ये कॉन्सेप्ट, ये टीचर ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाता है, वो टीचर वो कॉन्सेप्ट पढ़ाता है। तो बच्चा इसी चीज में घूमता रहता है, क्या कि यार मैं यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, ठीक है ना। कहीं इस पर वेरिएशन होता है कि यार बड़ा टीचर है तो उसकी फीस ज़्यादा है, ठीक है ना, जो छोटा टीचर है तो उसकी, लेकिन छोटा टीचर है तो उसका नॉलेज भी इतना ही होगा, ठीक है। तो आप सिर्फ इस पे फोकस करो कि मेरे को सारी वैरायटियाँ मेरे मतलब की चीज़ें मिल जाएं, ठीक है ना। बाकी मुझे क्या करना है, मुझे पीएचडी नहीं करना है, मुझे आईआईटी क्वालिफाइड करना है, ठीक है। तो मैं अपनी आईआईटी क्वालिफाइड करने के लिए मेरे पास जितना मटेरियल है उतना मटेरियल मैं यहाँ पर आपको बंडल के फॉर्म में दे दूंगा, इतना मेरा प्रॉमिस है, ठीक है ना। आपको लेकिन करना क्या है, आपको इतना चीजें, सब चीजें आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको फिर मेरे को कुछ करना पड़ेगा ना, मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ अपने 2 फ्रेंड्स को ये चैनल सब्सक्राइब करवाना है, अगर उनको यूज लगता है तो, अगर उनको इस चीज से बेनिफिट मिलता है तो, ठीक है ना। उनको 2 लोगों को सब्सक्राइब करना, और जितने भी लोग जुड़े अपने 2 फ्रेंड को सिर्फ सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। अगर सही लगे तो, अगर मेहनत दिखे तो करिएगा, नहीं दिखे तो अवॉइड कर जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ था थ्योरी में, आर्गुमेंट की थ्योरी में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई थी, मॉडल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है ना, लोकस वाले क्वेश्चंस हैं, वो सारे मैं कोटा कानपुर वाले जंक्शन वाले चैनल में कंप्लीट करूंगा आपको, ठीक है। पूरा समराइज कर दूंगा कि किस टाइप के वैराइटीज के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे आते हैं। मैं न्यूमेरिकल में यहाँ पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि हाँ इसमें ऐसा कर लीजिए, इसमें ऐसा कर लीजिए, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर मैच नहीं करे या आंसर नहीं आ रहा हो, प्रॉब्लम आ रही हो, आप कमेंट करना कि सर इस चीज का क्वेश्चन आपने दिया, उसका आंसर नहीं आया, मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। या पर्सनल आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराऊंगा कि जहां पर आप मुझसे पर्सनल डाउट पूछ सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया, लेकिन परेशान नहीं होना, ठीक है ना। चलिए, तो अब करना क्या है, अब पढ़ते हैं कुछ आर्गुमेंट थ्योरी के बाद की कहानी। आर्गुमेंट थ्योरी आई, आर्गुमेंट थ्योरी के बाद में एक चीज और, एक ये किसी ने नहीं बताई, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर की एक खासियत है, क्या, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये थोड़ा सा देख लेते हैं। पोलर फॉर्म, अंकल पोलर से मिलने से पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट देख लेते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं किससे, अंकल पोलर से। अंकल पोलर थे कौन, आर्गेनिक के अंकल थे भाई, ठीक है। स्क्वायर ऑफ एनी, स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट करता हूं, तो अगर मैंने लिखा a प्लस माइनस आई बी इक्वल टू मॉड के अंदर x प्लस माइनस आई वाई। अच्छा, यहां पर याद रखिए कि जो b होगा, लेट b बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज, इतनी चीज समझिए कि हाँ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो वो इस फॉर्म में आता है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट लेते हो तो आपको किस फॉर्म में आता है, इस फॉर्म में आता है। अच्छा, अब इसका मॉड कैसे निकालते हैं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है मॉड जेड, तो मॉड जेड के लिए सभी पता है कि रूट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई।
अच्छा, अगर मुझे किसी x की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, mod z प्लस a अपॉन 2, और y की वैल्यू चाहिए, सिर्फ y की वैल्यू चाहिए। भाई सॉल्व करने के बाद इसका बता रहा हूँ मैं, इसलिए डायरेक्ट मैं बार बार आपको लोगों को देखना पड़ रहा है, मैं बार बार क्वेश्चन पूरा स्क्वायरिंग करूँ फिर सॉल्व करूँ, उसके बाद में x और y की वैल्यू निकालूँ, उसका मतलब नहीं है, हमें वहाँ पे कैलकुलेशन दिखानी नहीं है ना कि हम कितने मास्टर हैं कैलकुलेशन को सॉल्व करने में, ठीक है ना। मेन क्या है, मेन हमें है कि हमें x चाहिए y चाहिए, और हम इसका यूज कैसे करें, ठीक है ना। तो हमें इतनी चीजें आनी चाहिए स्क्वायर रूट से रिलेटेड, हमसे x पूछे y पूछे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड पूछे तो हम क्या कर देंगे इसका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इतनी चीज समझ में आ गई। अब आते हैं इसके बाद अंकल पोलर। जब तक आर्गेंट ने क्या किया, आर्गेंट था, आर्गेंट सोच रहा था कि भाई सारी चीजें मैंने बता दी, अब मैं क्या करूं, अब उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, अब उसने दिमाग काम करना बंद कर गया, तो वो बैठे बैठे सोच रहा था। फिर उसके घर में एक दिन कौन आए, ये था आर्गेंट, ठीक है। आर्गेंट के घर पर कौन आए, अंकल पोलर। आर्गेंट के घर में कौन आया, अंकल पोलर। और एक बातों में आर्गेंट ने बताया कि भाई अंकल मैंने क्या किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर, मेरा एक फ्रेंड है उसने क्या किया था कि एक कोई नंबर जनरेट किया था आयोटा, इसके वैल्यू थी √-1, और उसने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या किया, उसने पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की बताई कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को मिलाने के बाद उसने जो नंबर बताया उसको उसने कॉम्प्लेक्स नंबर बोला। अब उसको मैंने एज ए पॉइंट शो कर दिया है। अब इसके अलावा मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना, इसके अलावा मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो उसने बोला, अब ये अंकल पोलर को जानकारी तो सब चीज थी कि ये लोग दोनों लोग कर क्या रहे हैं, लेकिन वो बस कुछ इससे बोल नहीं रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई आर्यन तुमने बहुत मेहनत कर ली है, तुम बैठ जाओ, अब बारी है मेरी, कि मैं भी अपनी दुनिया में आया हूं तो मैं भी कुछ ना कुछ तो करके जाऊंगा। तो उसने बोला कि अंकल पोलर, तो बोला अंकल, इसने बोला क्या, तो उसने बोला कि भाई मैं जो तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या किया था x प्लस IY को तुमने क्या किया, उसने जनरेट किया कॉम्प्लेक्स नंबर में, आपने क्या किया उसको एज ए पॉइंट शो कर दिया, मतलब पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ला दी उसमें। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी आ गई तो अब मैं भी तो कुछ ना कुछ लाऊंगा। उसने बोला अंकल पोलर ने कि मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में शो कर सकता हूं। क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में शो कर सकता हूं, मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में शो कर सकता हूं। अच्छा ये बताओ, अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में शो हो गया तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ गई। अब बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि सर एक ही चैप्टर में क्या कि आपने कोऑर्डिनेट भी डाल दी, आपने ट्रिग्नोमेट्री भी डाल दी, आपने अभी अंकल यूलर भी आएंगे, अंकल पोलर के फ्रेंड, ठीक है ना, वो क्या कहेंगे मैं इनवर्स में कंप्लीट कर दूंगा। तो इस तरीके से बाकी बहुत सारे लोग आएंगे, फिर आएंगे डिमाइवर, बहुत सारे लोग आएंगे, ठीक है ना। तो ये चैप्टर में क्या है, सब लोग आते जा रहे हैं, ठीक है ना, और अपनी अपनी थ्योरी देते जा रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों को क्या करना है, दुनिया में नाम करना है कुछ ना कुछ। तो उन्हें क्या मिला, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिल गया, एक बेसिक पॉइंट मिल गया, उससे उन्होंने आर्गेंट से मिले, आर्गेंट अंकल पोलर से मिले, अंकल पोलर के बाद कौन आया, अंकल पोलर का फ्रेंड अंकल यूलर आए। अंकल यूलर के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले अंकल पोलर के बारे में पूरा बात कर लेते हैं। तो अंकल पोलर की पूरी कहानी सुनते हैं, ठीक है। अंकल पोलर के बारे में पढ़ते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि अंकल पोलर नाम तो सुना ही होगा ना, ठीक है, चलिए। अच्छा, तो ये भी क्या है, अंकल पोलर भी क्या थे, इन्होंने पूरी ट्रिग्नोमेट्री शो कर सकता हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री इन्होंने शो किया तो क्या किया, पूरी मैथमेटिक्स को ही हिला दिया। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप आराम से पढ़ना, ठीक है ना, ठीक है, परेशान मत होना, ठीक है। अब पढ़ते हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर पोलर की जब पोलर की थ्योरी पढ़ रहे हैं, मतलब क्या है, इसको मैं पोलर थ्योरी बोल सकता हूँ। अब अंकल पोलर की जो थ्योरी आई है उसने क्या बोला, अब आर्गेंट आया था तो उसने बोला था क्या कि कोई भी कोऑर्डिनेट होता है, कोई भी प्लेन होता है, तो किसी भी पॉइंट को की जो ऑरिजिन से डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलता हूँ, मॉड जेड बोलता हूँ। लेकिन अंकल पोलर ने क्या बोला कि भाई तुमने मॉड जेड बोला था, मैं इसको मॉड जेड नहीं बोलूंगा। उसने क्या बोला, मैं किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस को ऑरिजिन से मैं इसको आर डिस्टेंस बोलूंगा,
और जितना एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ में बना रहा है उसको मैं थीटा बोलूंगा, और मेरे कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई नहीं आएंगे, आर और थीटा आएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर वो पोलर अंकल ने इतनी बात बोली है तो कुछ डिफरेंट, उसने भी कुछ दिमाग लगाया होगा तभी तो अलग से थ्योरी लेके आया। ठीक, तो अब बात करते हैं इसके मॉडुलस के बारे में, ठीक है ना। चलिए, तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉडजेट या आर, क्योंकि आर्गेंट की थ्योरी में क्या करते थे और मॉडजेट से डिनोट करते थे, किससे डिनोट करते थे। आप नोट्स बनाते जाइए, लिख लिख के बनाइए अपनी कॉपी में नोट्स। आप सोचो मैं वीडियो देख लूँ और वीडियो देख के मेरे को सब दिमाग में सेट हो जाएगा, तो सेट होने वाला नहीं है। जब तक आप अपना पेन नहीं चलाओगे, जैसे क्लास में बैठ के पढ़ते हो ना, जब तक आप अपना मेन पॉइंट है जो अपनी क्लास में बैठ के आप लिखोगे नहीं अपने नोट्स में, अपने खुद के नोट्स में, तब तक समझ में चीजें नहीं आने वाली। तो मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ, पूरे लिख के नहीं बताऊंगा क्योंकि लिखने में टाइम जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो इतने टाइम में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज दे दूँ तो ज्यादा बेनिफिट है आपके लिए। तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं, मॉडजेट या आर से। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, मॉडजेट या आर डिस्टेंस क्या है, ये है क्या, ये डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑरिजिन। ये है क्या, ये चीज है क्या, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन। ये क्या है एक्चुअल में, ये डिस्टेंस है किसकी डिस्टेंस है, उस पॉइंट की जिसके कोऑर्डिनेट कितने थे x, y। तो r इक्वल टू मैं बोल सकता हूं रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अरे इसकी कोऑर्डिनेट r, थीटा है, ये मत समझो कि x और y गायब हो गया। x और y गायब नहीं हुआ, x और y गायब नहीं हुआ, लेकिन जब हम पोलर फॉर्म करेंगे, इनमें पोलर फॉर्म कहां पड़ा, अभी तो हम मॉडुलस पढ़ रहे हैं। पोलर फॉर्म आएगा तो वहां पर x और y नहीं आएगा, वहां पर r और थीटा आएगा, इतना बता रहा हूं, ठीक है। तो r की वैल्यू मतलब डिस्टेंस, ऑरिजिन से डिस्टेंस सभी को पता है। तो ऑरिजिन से डिस्टेंस ये y हो गया, ये x हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो क्या निकालेंगे, रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए, अच्छा अब बात करते हैं, अंकल प्योलर ने एक चीज और बताई कि इसका एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं। अब एम्पलीट्यूड होता है क्या, ये देखते हैं। मेरा मेन मोटो पता क्या है, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सामने यहां लाना, ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट आपको सामने लाना और बहुत ही इजी तरीके से समझाना, ठीक है ना। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, हो सकता है मेरे में कमी हो, ठीक है। चलिए, तो एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट ऑफ जेड, हेडिंग बनी एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है ना। इसके बारे में हम लिख सकते हैं क्या कि ये क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड, किसी भी जेड का एम्पलीट्यूड, और या आर्गुमेंट ऑफ जेड, क्लियर। या इसी को मैं थीटा बोल सकता हूं। एक्चुअली में एम्पलीट्यूड और ये आर्गुमेंट है क्या, ये थीटा है। कहां, थीटा है किसका, पॉइंट का, जो पॉइंट मैंने कोऑर्डिनेट में बनाया था ना, ये वाला, यहाँ का ये थीटा है, इसको बोलते हैं हम क्या, आर्गुमेंट, एम्पलीट्यूड, इस तरीके से इसके नाम दिए गए हैं, ठीक है ना। एंड इट इज द एंगल दैट इज द लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन विद जेड मेकिंग विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। और ये होता क्या है, मैं थ्योरी लिखवा नहीं रहा मेरे भाई, मैं आपको चीज समझा रहा हूँ। मुझे नोट्स के बंडल नहीं बनवाने आपसे कि आप बड़े बड़े मोटे मोटे नोट्स बना लो, नहीं, चीजें समझ लो बस। होता क्या है, मैं यहाँ पे समझाने के लिए हूँ, ठीक है। इट इज द डायरेक्ट, ये क्या है, थीटा क्या है, ये डायरेक्शन है किसकी, उस पॉइंट की ऑरिजिन के बीच की डिस्टेंस और एक्स एक्सिस के बीच की डिस्टेंस की एक्सिस के बीच में जो भी एंगल बनता है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ समराइज कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप समझ जाओ, चीजें समझ जाओ होता क्या है, ठीक है। अच्छा, तो थीटा निकलेगा कैसे, अगर ये कोऑर्डिनेट x, y थे तो ये y होगा, ये x होगा, तो थीटा मैं कैसे निकाल दूंगा, tan इनवर्स y अपॉन x बोल सकता हूँ, हाँ बोल सकते हो, ठीक है ना। और थीटा हमेशा ऑलवेज एक्यूट, हमेशा क्या लेंगे, एक्यूट, ठीक है ना। एक्यूट मतलब क्या, न्यून कोण, मतलब 90 डिग्री से छोटा, 0 और 90 डिग्री के बीच में, ठीक है ना। तो हमेशा क्या लेंगे, एक्यूट एंगल लेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म टू पोलर फॉर्म, हम कैसे कन्वर्जन करते हैं कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में, ये भी देख लेते हैं। चलिए,
कन्वर्जन कन्वर्जन कहां से, कार्टेशियन फॉर्म किसको बोलते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को, ठीक है ना, टू पोलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म टू पोलर फॉर्म, क्लियर। चलिए अब कार्टेशियन फॉर्म होगा तो यहां पर क्या होगा, z इक्वल टू एक्स वाई होगा, और यहां पर क्या होगा, z इक्वल टू आर थीटा होगा पोलर फॉर्म में, क्लियर। अच्छा अगर z इक्वल टू आर प्लस सॉरी हाँ z इक्वल टू आर है, तो अगर ये देखिए कि r आया कहां से, अब मैं कोऑर्डिनेट जो बनाया था मैंने r, तो यहां पर अगर मैं इसको मैं कैसे ले सकता हूं, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, अगर इसी को मैं कन्वर्ट करूंगा तो z इक्वल टू r और थीटा सभी जगह की वैल्यू रखूंगा, रखने के बाद मुझे मिलती है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। मैंने आपको बोला था कि जो पोलर फॉर्म है वो इस टाइप से फॉर्म में होगा। अच्छा x और y होता क्या है, ये x प्लस आई वाई है ना, x एक्चुअल में है क्या, x क्या है, डिस्टेंस है, x क्या है, डिस्टेंस है। जैसे कि मैंने देखिए अगर मैंने क्या किया था, 1 x था, सॉरी x था क्या, x एक डिस्टेंस थी, कहां से, ऑरिजिन से, ये इस पॉइंट ये x की लोकेशन थी, तो ये बताइए r, ठीक है ना। अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो ये कितना होगा, r cos थीटा ही तो होगा मेरे भाई, ठीक है ना, और y क्या होगा, r sin थीटा ही तो होगा। तो x प्लस आई वाई, इसमें हमने x और y की जगह वैल्यू तो रख दी है, तो सिंपल मुझे क्या मिल गया, और क्या मिल गया मुझे, पोलर फॉर्म मिल गया। तो सिंपल इतनी सी बात अंकल पोलर ने समझ ली, जो इसने आर्गेंट में नहीं समझ पाई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ बातें किसने समझ ली थी, आर्गेंट ने, और आर्गेंट की कुछ बातें किसने समझ ली, पोलर ने, और पोलर की भी कोई बातें कोई समझेगा भाई। तुम अगर अपने काम में उस्ताद हो तो तुमसे भी बड़ा कोई उस्ताद है ना, ठीक है ना, और उससे भी बड़ा कोई उस्ताद है, तो ठीक है ना। तो सब लोग आपके देख रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो, उसके बाद वो देखते हैं कि यार फिर अब ये जो कर रहा है उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक, तभी तो करेक्ट काम होगा, तभी तो कुछ जनरेशन होगा, ठीक है। चलिए तो ये चीज समझ में आ गई कि कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्जन कैसे हुआ, ठीक। अच्छा इसको मैं शॉर्ट में इस तरीके से भी बोल सकता हूं, z इक्वल टू आर सिस थीटा, शॉर्ट में बोलते हैं इसको, r cos थीटा प्लस i sin थीटा को क्या बोलते हैं, सिस थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा को क्या बोलते हैं, सिस थीटा। ये ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो सिस थीटा एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सिस थीटा को हम बोलते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा। अंकल पोलर में बहुत शॉर्टकट वाले आदमी थे, उन्होंने क्या बोला कि भाई मैं बार बार cos थीटा प्लस i sin थीटा नहीं बोलने वाला, मैं क्या करूंगा, मैं तो cos थीटा प्लस i sin थीटा को सिस थीटा शॉर्ट में बोल दिया, ठीक है ना। मेरा नाम शैलेंद्र बादल है, अब बार बार शैलेंद्र बादल थोड़ी ना बोलेंगे भाई, एसपी सर बोलने लगेंगे, या बादल सर बोलेंगे, कोई शॉर्ट फॉर्म तो लेंगे, क्योंकि दिन में अगर 100 बार मेरे को नाम लेना है, किसी को मेरा नाम लेना है, तो बार बार वो इतना लंबा नाम कैसे लेगा, ठीक है ना। अगर ये बताइए एपीजे अब्दुल कलाम थे, एपीजे अब्दुल कलाम का अब्दुल कादिर जलालुद्दीन अब्दुल अहमद इस तरीके से नाम था उनका, ठीक है ना। तो बार बार अगर उनका पूरा नाम अगर लिया जाएगा तो पूरे दिन तो यही होता रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे, आप शॉर्ट में सब समझ गए ना कि उस बंदे की बात चल रही है, बस इसी तरीके से इसने क्या किया कि सिस थीटा कर दिया, ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं प्रिंसिपल रेंज ऑफ थीटा, थीटा की लिमिट कहां से कहां तक है, प्रिंसिपल रेंज मतलब इससे बाहर थीटा नहीं जाएगा और रहेगा तो अपनी लिमिट में रहेगा, तो इसकी प्रिंसिपल रेंज समझ लेते हैं। प्रिंसिपल रेंज होती क्या है, प्रिंसिपल रेंज ऑफ थीटा, प्रिंसिपल रेंज समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, -पाई से थीटा प्लस पाई, क्योंकि बॉस इस पोलर फॉर्म में क्या होता है, सबसे ज्यादा गलतियां यही होती हैं। पाई के बराबर तो हो सकता है लेकिन -पाई के बराबर नहीं हो सकता। अच्छा आप ये देखो ना कि मैंने ये प्लस पाई है, ये -पाई है, तो -पाई से पाई के बीच में जाना है, -पाई से थीटा कहां से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा,
ठीक है। अगर ऐसे जा रहा है तो मतलब ऐसे जा रहा है, इस टाइप से थीटा एंगल काउंट होगा। माइनस पाई से रेंज हमेशा क्या होगी, इधर से लेके इधर तक होगी, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन बन जाए, इस पे क्वेश्चन बहुत फंसा देता है एग्जामिनर, ठीक है ना। यही इतनी सही कॉन्सेप्ट में बहुत फंसा देता है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी बहुत ज्यादा डीप में। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीजें बता रहा हूँ, कहाँ फंस सकते हो, यहाँ फंस सकते हो, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आ गया कि रेंज कितनी होती है, माइनस थीटा की वैल्यू कौन सी ले सकते हैं, माइनस पाई से लेके पाई तक के बीच में, ठीक है। चलिए अच्छा, ये बात आप बच्चों के दिमाग में आएगा, सर आपने यहाँ पर इक्वलिटी क्यों नहीं लगाई, तो ये बताओ मेरे भाई, प्यारे भाई, कि ये प्लस पाई है, ये माइनस पाई है, ठीक है ना। इधर से लेके इधर तक आए, ठीक है, और इधर से लेके इधर तक आएंगे, घूमेंगे, तो ये प्लस पाई माइनस पाई दोनों एक जगह इस तरीके से हो जाएगा ना, एक ही जगह हो जाएगा ना, समझ लो पाई ये आगे ना, इस वजह से मैंने क्या किया, इस तरीके से रेंज इसलिए दी गई है, ठीक है। चलिए अच्छा, ये हो गया प्रिंसिपल रेंज के बारे में। अच्छा ये देख लेते हैं अब कि अगर रियल नंबर है, ये क्या पॉजिटिव रियल नंबर है, तो क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर यहाँ क्या है, पॉजिटिव सॉरी हाँ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर। अगर पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर हो तो पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव इमेजिनरी क्योंकि y यहाँ पर पॉजिटिव है ना, और पॉजिटिव रियल नंबर मतलब x पॉजिटिव होना चाहिए, x पॉजिटिव कहाँ पर होगा, यहीं पे तो होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही तो होगा, और y भी पॉजिटिव होगा, यहीं पे होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसके बाद नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर मतलब z इक्वल टू x प्लस आई वाई था ना, ये x पॉजिटिव कहाँ पे होगा, यहाँ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव रियल नंबर कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव इमेजिनरी नंबर, नेगेटिव इमेजिनरी नंबर कहाँ पे होगा भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ, तो यहाँ ये वैल्यू माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, और यहाँ से वैल्यू क्या होगी, हाँ प्लस पाई, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अच्छा, अब मैं कुछ छोटे से क्वेश्चंस देख लेता हूँ, होता क्या है। चलिए छोटे से क्वेश्चन एम्पलीट्यूड से रिलेटेड, कि भैया 4 नंबर दिया है तो इसमें एम्पलीट्यूड बताओ। अगर कोई नंबर दिया गया है 4, ठीक है ना, चलिए तो 4 नंबर दिया गया, कुछ क्वेश्चन है 4 है, 4i है, थर्ड क्या है, 1/i है, 1/i मतलब माइनस का i, एंड फोर्थ क्या है, माइनस का 4, इस तरीके से है। तो इसमें आप ये बताओ कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो x प्लस आई बाई, मतलब रियल पार्ट लिखा है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो थीटा मतलब एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, फाइंड एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड पूछ रहा है तो tan थीटा क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन x। जब y है ही नहीं, जब y क्या है ही नहीं है, 0 है, y 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, और tan 0 कितना होता है, 0, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा यहाँ पर देखिए x प्लस आई वाई होता है, तो थीटा इक्वल टू, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 4 है, और x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाई 2। यहाँ पर वैल्यू कितनी है, माइनस आई, मतलब -1 है, तो थीटा की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी, -1 है, और x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, y कितनी, -1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है, 0 है, तब भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तब भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 2, ठीक है। -4 मतलब रियल नंबर कितना है, -4, y की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0, तो ये भी कितना जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, 0। समझ में आ गया, सॉरी पाई, क्योंकि माइनस है ना। आप ये देखो, अब बात आती है कि सर एंगल कैसे डिसाइड कर रहे हो, एंगल ऐसे डिसाइड कर रहे हैं बेटा कि x और y से, कि x मेरा नेगेटिव है, मैंने आपको कोऑर्डिनेट बताए थे अभी, कोऑर्डिनेट सारे 4 ग्राफ बनाए थे ना, कि पॉजिटिव रियल में ये नंबर यहाँ कहाँ आएगा, तो उस टाइप से हम इसका ये देखते हैं कि इसका एंगल कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए बाकी
एक चीज और देख लेते हैं, मैं आपको इस चीज को, आपको इसमें डाउट आया ना, वो चीज मैं आपको एक ग्राफ से बता देता हूँ ये सब चीजें हम डिसाइड कहाँ से करते हैं। चलिए, थीटा इन वेरियस क्वाड्रेंट्स, हेडिंग बना देते हैं, थीटा इन वेरियस क्वाड्रेंट। थीटा इन वेरियस क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर मैं थीटा यहाँ पर क्या होगा 0 से π/2, तो थीटा क्या होगा 0 से π/2, ठीक है ना। अच्छा, दूसरे वाला क्या है π/2 से पाई, तो यहाँ पे लाई करेगा और 0 से यहाँ पे लाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा π/2 से थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पाई तक जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर थीटा कहाँ से कहाँ तक कर रहा है -π/2 से थीटा पाई तक जा रहा है, ठीक है ना। तो अब हम ऐसे नहीं जाएंगे, अब हम कहाँ जाएंगे, अब ऐसे नहीं जाएंगे, हम समझ रहे हो, अब हम कहाँ जाएंगे, ऐसे जाएंगे, क्योंकि थीटा की रेंज क्या थी, यही तो दिमाग लगाना है, यही तो गलतियां हो रही हैं। गलतियां क्या हो रही हैं, यही तो हो रही हैं कि हम थीटा कंप्लीट नहीं कर पा रहे। थीटा में क्या है, अगर मुझे पाई लेना था तो मैं यहाँ से यहाँ नहीं जाऊंगा, ये गलत है। मैं कहाँ से कहाँ तक जाऊंगा, मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, ये वाला एंगल लूंगा, मतलब इसको बोलूंगा मैं -π/2, समझ में आ रहा है। क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, -π से पाई के बीच में जा रहे हैं, और रेंज भी कितनी होती है -π से पाई, तो -π से पहले कहाँ, -π से क्यों -π/2 आएगा ना, पहले -π से चलोगे तो मैंने -π/2 आएगा, फिर आएगा पाई, तो बीच में मिला ना, तो आपको कहाँ से कहाँ तक दिखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक दिखना पड़ेगा ना। तो रेंज, क्योंकि हम रेंज कैसे देखे थे मैंने, क्योंकि थीटा यहाँ पे लिख लीजिएगा, अभी मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। चलिए, अब अगर मैंने कोई एंगल यहाँ पर लिया, ठीक है, तो आपको करना क्या है, अब आप कैसे लोगे, तो ये वाला पोर्शन लेना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन नहीं लोगे, क्लियर। तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, सॉरी, -π से -π/2, थीटा की वैल्यू -π/2। अगर इस तरीके से होगा तो वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। अच्छा, थीटा पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर एक SBO लिख लेते हैं। SBO में क्या लिख लेते हैं, बिकॉज थीटा लाइज बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, -π से थीटा +π के बीच में होता है, और थीटा की वैल्यू पाई से बड़ी नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। ये मैंने क्या बोला, ये चीज है SBO, साइलेंट बबल ऑब्जर्वेशन, समझ में आया कि टॉपिक के बीच में जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको मैं बॉक्स के अंदर लिख लेता हूँ, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए अपने नोट्स में, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए, तो अब प्रोसीजर टू फाइंड द पोलर फॉर्म, अब पोलर फॉर्म को कैसे फाइंड करते हैं ये देख लेते हैं, इसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चन तो हम पढ़ते हैं अपने वाले चैनल कौन से, दूसरे कोटा कानपुर जंक्शन, ठीक है। सुपरविजन का ही एक जंक्शन है, सुपरविजन से गाड़ी चली थी, कोटा कानपुर जंक्शन में रुक गई, ठीक है। चलिए, तो प्रोसीजर हेडिंग क्या है, प्रोसीजर टू फाइंड द पोलर फॉर्म। टू फाइंड पोलर फॉर्म, प्रोसीजर टू फाइंड पोलर फॉर्म। तो इसमें स्टेप 1 स्टेप 2 कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप देख लेते हैं। शॉर्टकट तरीका है क्या, स्टेप 1 ये शॉर्टकट है, आंसर आपका परफेक्ट आएगा, ठीक है ना। पहले क्या करें, सेपरेट एक्स एंड वाई, जो हमने जेड स्क्वायर के एक्सप्रेस आई में देखा था, सेपरेट एक्स एंड वाई। फिर इसके बाद स्टेप 2 क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट्स, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट्स। अगर एक्स और वाई सीधी बात है, आपको पता होगा, अगर ये प्लस, ये दोनों प्लस प्लस हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अगर प्लस में माइनस प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, माइनस माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इस तरीके से क्या करना है, हमें क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई कर लेना है, क्लियर है ना। अच्छा, ये चीज देख लीजिए, अगर ये थीटा है तो यहाँ पर पाई माइनस का थीटा होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये कंजुगेट है इसका, तो ये माइनस थीटा होगा, और ये माइनस का पाई माइनस का थीटा होगा। इतनी चीज
अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में कोई आ रहा है तो आप सिंपल इतना कीजिए, थीटा निकालिए और इसको फॉलो कर लीजिए, थीटा निकालिए इसको फॉलो कर दीजिए, थीटा निकालिए इसको फॉलो कर दीजिए। क्लियर, ये चीज समझ आ गई। स्टेप 2 हो गया ये। अच्छा, अब स्टेप 3 हमने बताया था r इक्वल टू क्या होता है, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड स्टेप 4 में क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ था। और थीटा क्या होना चाहिए यहाँ पर, एक्यूब। ये कंपलसरी है, कंपलसरी थीटा को एक्यूब लाना ही है। समझ में आ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, थीटा को एक्यूब लेंगे ही लेंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं, छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड है, प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड में कुछ नहीं है, लॉग से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं वो कंप्लीट करूंगा और चैप्टर 11 पोलर फॉर्म खत्म। ठीक है ना, चलिए ये देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है वो एक करके दिखा देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। ज़्यादा क्वेश्चन इस वाले चैनल पे नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए ही अलग से मैंने चैनल बना के रखा है। वहाँ पे आओ, वहाँ पे कितने न्यूमेरिकल पूछते हो पूछो वहाँ पे, ठीक है ना। अगर देखिए z इक्वल टू -1 प्लस का i, ये मेरे को दिया गया है और इसको आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या था, सेपरेट x एंड y। x कितना है -1 और y कितना है +1, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या था, क्वाड्रेंट्स। तो -1 + 1 किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा नहीं आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना। तो स्टेप 2 क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। स्टेप 3 r निकालना था। स्टेप थर्ड में क्या किया, सॉरी